Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. और आज हम 2 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी देखेंगे और एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है और एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो आज के हाईलाइट्स हम देख लेते हैं। आज के हाईलाइट्स क्या क्या हैं। तो रिसेंटली 25 नंबर का जो आपका वेट लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हो रही थी अहमदाबाद में, वो कंक्लूड हो चुकी है। मेडल टैली में इंडिया टॉप पर है। कितने मेडल मिले हैं, कौन कौन से पर्सन हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है। इसमें भारत किस स्थान पर है और अलग अलग देशों की क्या स्थिति है वो हम देखेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एनएआरआई रिपोर्ट पब्लिश की है। ये रिपोर्ट बताती है कि किन एरियाज में भारत में महिलाएं सेफ हैं, वर्क प्लेस पे, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेसेस में महिलाएं कितनी सेफ हैं। वो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है, हम उसको देखेंगे। इसके अलावा आज हमें बात करनी है एशिया के नोबेल प्राइज के बारे में, जिसको हम रमन मैग्सेसे प्राइज के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो हम करेंट अफेयर्स और स्टैटिक साथ में लेकर चलेंगे और आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहली बात होती है यहाँ पर 67 नंबर के रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, इन अवार्ड की घोषणा 31 अगस्त को की जाती है, क्योंकि 31 अगस्त को क्या हुआ था, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रमन मैग्सेसे, इनकी एक फ्लाइट क्रैश में डेथ हो गई थी 1957 में, और उसके बाद 1958 में इन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। तो इस साल 67th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस साल 3 इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी को अवार्ड दिया जा रहा है। तो वो 3 पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो सबसे पहला नाम आता है सहीना अली का। सहीना अली मालदीव से बिलोंग करती हैं, जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा रहा है 2025 का। एक और पर्सन है जिनका नाम क्या हो जाएगा, फ्लाबिनो एंटियानो। फ्लाबिनो एंटियानो जो कि फिलीपींस से हैं, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। और पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अवार्ड दिया जा रहा है। काफी सारे इंडियंस को अवार्ड मिल चुका है लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है। अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी भारतीय संगठन को अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन पहली बार एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया जा रहा है जिसका नाम है एडुकेट गर्ल्स। एडुकेट गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन 2007 में बना था। राजस्थान से इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी और इसे भी रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा रहा है। तो एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। तो एडुकेट गर्ल इंडियन एनजीओ है जो कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करता है, और 2025 का रमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। ये पहला भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अवार्ड मिला है और ये एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है। ठीक है, डन इतनी चीजें। 1957 में जब प्रेसिडेंट, जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद रॉक फेलर ब्रदर्स फंड ने उनकी मेमोरी में इस अवार्ड की शुरुआत की थी। पहली बार अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन 1958 में किया गया था। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जो एशिया कॉन्टिनेंट में पब्लिक डोमेन में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। पहले इंडियन जिनको अवार्ड मिला था उनका नाम है विनोबा भावे। ये पहले इंडियन है जिनको अवार्ड मिला था। इसके अलावा कई और भी इंडियन है, जैसे कि टीएम कृष्णा है, कार्नेटिक म्यूजिक के सेक्टर में इन्होंने काम किया जिसके लिए अवार्ड मिला है। सोनम बांगचू के बारे में आपने सुना होगा, 2018 में अवार्ड मिला है। रवीश कुमार जो कि एक जर्नलिस्ट है। रवि खन्ना एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करते थे। और अरविंद केजरीवाल जिनको 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो कई सारे इंडियंस को अवार्ड मिल चुका है, लेकिन पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिल रहा है जिसका नाम हो जाएगा एजुकेट गर्ल। पूरा नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। ठीक है, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। और फाउंडर कौन है, सफीना हुसैन आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका मोटो है वन गर्ल एट अ होम, और लगभग 30,000 गाँव में ये अभी एनजीओ काम कर रहा है। और 2 मिलियन से ज्यादा लड़कियों को इन्होंने एजुकेशन से कनेक्ट करने का काम किया है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के बारे में। अब कंफ्यूज मत होना, एक पोजीशन होती है आपके कैग की। क्या होती है, एक होता है कैग और एक होती है सीजीए। कैग का मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
ये जो पोजीशन होती है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के बीच में विजिट करेंगे तो आपको कैग के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि वी नरहरि राव हमारे देश के पहले कैग थे। पहले कैग का काम अकाउंटिंग करना और ऑडिटिंग करना दोनों था। पहले कैग का काम क्या था? अकाउंटिंग करना भी था और ऑडिटिंग करना भी था, ठीक है। लेकिन 1975 1975 में क्या किया गया? ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है कि जितनी इनकम हो रही है, जितना खर्चा हो रहा है, उसका लेखा जोखा रखना अकाउंटिंग कहलाता है। लेकिन जिस पर्पस के लिए आपने पैसा निकाला है, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा गया है, किस डोमेन में कितना खर्चा हुआ है, उसको पूरा जांच करना ऑडिटिंग कहलाता है। तो जो कैग होती है वो ऑडिटिंग करती है। कैग क्या करती है? ऑडिटिंग करती है। लेकिन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग करने का काम करता है। और हमारे देश में 29 नंबर की सीजीए अपॉइंटमेंट हुई है। तो 29 नंबर की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बन चुकी है? टीसीए कल्याणी आपको देखने को मिल जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अपॉइंटमेंट यहाँ पर की गई है, ठीक है। इसके पहले प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम कर रही थी। सीजीए जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद इसका गठन किया गया है 1975 में। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, ठीक है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, हमारे जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें कितना पेमेंट हो रहा है, कितनी रिसिप्ट्स हैं, और उनकी जो पेंशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, वो सब अकाउंटिंग करने का काम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का होता है। बात क्लियर हो चुकी है? तो आपको नाम याद रखना है टीसीए कल्याणी का। ये हमारे देश के 29 नंबर की सीजीए बन चुकी है। ओके, चलिए नाउ बात करते हैं हमारे देश के वर्ल्ड नंबर 1, हमारे देश के या पूरे विश्व के ही वर्ल्ड नंबर 1 जो डबल पेयर है बैडमिंटन का, जिनका नाम है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो यहाँ पर इन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? पेरिस में हो रही है। मतलब ये सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और अब फाइनल खेलेंगे, ठीक है। तो इंडिया की जो टॉप मेंस डबल बैडमिंटन पेयर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन्होंने एरॉन चिया और शो बुई यक मलेशिया को डिफीट करने का काम किया है और बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफिनाले में पहुंचा है। सेमीफिनाले का जो मतलब ये जो फाइनल है ये आपको पेरिस में देखने को मिल जाएगा। जब फाइनल होगा तो हम वापस से डिस्कशन करेंगे। तो ये बात तय है कि इस जोड़ी को या तो सिल्वर मेडल या तो गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल खेल रहे हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल 2022 में ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड की लड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने गुरदीप सिंह जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एनटीपीसी के, इनकी रीअपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है। ये आपको सीएमडी देखने को मिल जाएंगे। तो एनटीपीसी के सीएमडी कौन है? गुरदीप सिंह है। इनके टेन्योर को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करने का काम किया है और इनका टेन्योर अब 2026 तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो एनटीपीसी के सीएमडी आपको याद रखने हैं, कौन हो जाएंगे? गुरदीप सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो न्यूज में थे, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, और हाँ, हम बात करेंगे वैदिक क्लॉक के बारे में। सारी बातें हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जून मंथ, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, सभी मंथ्स की बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें डिटेल बैंकिंग थ्योरी कवर की गई है विद एमसीक्यूज, ये आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। आप मैगजीन सेक्शन और आपका जो पेड नोट्स वाला जो सेगमेंट है वहां पर जाके मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आज इवनिंग तक आपको अगस्त मंथ की टॉप 300 एमसीक्यू और कंप्लीट मंथ की 1 लाइनर की मैगजीन भी मिल जाएगी। सो मोर अपडेट के लिए आप कनेक्ट रहिएगा और आज के क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर देना। ओके है, मैं देखती हूँ जब उसमें आता है ना, स्टैटिक्स आते हैं एक्चुअली, है ना, जब वाईटी स्टूडियो अपन ओपन करते हैं तो उसमें स्टैटिक्स आते हैं कि भाई शेयरिंग हो रही है कि नहीं। तो मैं देखती हूँ कोई शेयर नहीं करता। भाई शेयर कर दो, कुछ नहीं जाता, ना जीएसटी लगती है, ना टोल लगता है, कुछ नहीं जाता, बस 1 सेकंड का समय लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करने में। जितना ज्यादा लोग आएंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा,
मेरी चीजें डिले क्यों हो जाती हैं? क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं होता। ऐसा लगता है 200 बच्चे तो देख रहे हैं, क्या मेहनत करूं मैं, 2 घंटे की मेहनत करूं एक वीडियो बनाने के लिए, 200 बच्चा देख रहा है, सोचते हो जाने दो, नहीं बनाना। लिटरली ऐसे थॉट्स मेरे मन में आते हैं। तो ये थॉट्स मेरे मन में ना आए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए लिंक को शेयर करो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में, क्योंकि देखिएगा मेरा एमपीपीएससी का भी पेपर है, ऑलरेडी मैं वर्क कर रही हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसके बाद में आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैगजीन्स बनाती हूँ और ये वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर डिमोटिवेशन आता है, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के बारे में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है, 2007 से इसको रिलीज किया जा रहा है। इसमें 163 कंट्रीज की रैंकिंग की गई है और देखा है कि कौन सी कंट्री कितनी पीसफुल है, कोई वॉर की सिचुएशन में तो नहीं फंसी हुई है, इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बेस पे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 को रिलीज किया गया है और टोटल 163 कंट्रीज की रैंकिंग की गई है। टॉप पर आपको आइसलैंड देखने को मिल जाएगा एंड सिंस 2008 से आइसलैंड आपको सबसे पीसफुल कंट्री देखने को मिलेगी, जहां पे कोई भी लड़ाई कोई भी झगड़ा नहीं है। लेकिन भारत कहाँ है? भारत 115वें स्थान पर है, 115 पोजीशन पे इंडिया है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिस पे इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है, सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो भारत में ना ही सोशल सिक्योरिटी और ना ही सेफ्टी है, आप सभी को तो पता ही है। इंटेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो हमारे देश में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट तो हम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बस हमारा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे आप देखिए हर एक राज्यों में अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कोई लैंग्वेज के लिए लड़ रहा है, तो कोई यहाँ पे अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहा है। आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देखिए वहां पे लड़ाई है, आप यहाँ पे साउथ इंडिया में देखिए कहीं कावेरी नदी वाटर डिस्प्यूट है, मतलब ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो भारत में भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तो होती है। एंड स्टेट ऑफ मिलिटराइजेशन, तो ये 3 प्राइमरी इंडिकेटर्स है जिसपे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आप देखिएगा जैसे कि आपका मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा है, गाजा इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल स्पेस में जो पीस है वो डिक्लाइन हुआ है। तो इसमें कहा है कि 0.36% आपको ग्लोबल पीस जो है वो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ये बात बोली है। और पीस इनइक्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगी, इंक्रीज हुई है 11.7%। मतलब पीस इनइक्वालिटी का मतलब है कहीं है तो बहुत शांति और कहीं है तो बहुत झगड़ा है, एकदम न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ एकदम शांति जिनको कोई मतलब नहीं, जैसे कि आइसलैंड। ठीक है, तो ये बात की गई है कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बात करें या टॉप 5 पीसफुल कंट्रीज के बारे में बात करें जहां पर सबसे ज्यादा शांति है, तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया और आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इंडिया, तो इंडिया 115वें स्थान पर है। इंडिया का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में स्कोर है वो 2.29 आपको देखने को मिल जाएगा और इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। पहले इंडिया 116वें स्थान पे था, अब 115वें स्थान पर आ चुका है। वहीं बांग्लादेश 123, पाकिस्तान 144 और अफगानिस्तान 158 पे मिल जाएगा। लगातार रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम लीस्ट पीसफुल कंट्री के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा अशांति रशिया में है, 163 नंबर पे रशिया है, फिर यूक्रेन 162 नंबर पे है, सूडान 161 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस रैंकिंग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 25th कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, रिसेंटली कंक्लूड हुई है अहमदाबाद में। कहां पर? वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। इसमें मेडल टैली पे इंडिया टॉप पर है। इंडिया को टोटल 14 मेडल मिले हैं जिनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं और 3 ब्रोंज मेडल हैं। यहाँ पे डेटा अलग अलग है, कहीं पे 4 गोल्ड मेडल लिखे हैं, लेकिन जब olympic.com की वेबसाइट पे मैं गई तो वहां पे 3 गोल्ड, 7 आपके सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, इतनी चीजें। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत 1947 में, मतलब ये जो फेडरेशन बना था 1947 में बना था। अब यहाँ पे जो गोल्ड मेडल जीते हैं मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था अजीत नारायण 71 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। वह अजय बाबू के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, इन्होंने 79 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। वीमेन कैटेगरी में हमें जो गोल्ड मेडल मिला है वो मीराबाई चानू लेकर आई हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, मीराबाई चानू। बाकी आप अदर नाम भी याद रख सकते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम में
विंध्या रानी का नाम पूछा गया था कि विंध्या रानी देवी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो ये वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है NARI 2025 रिपोर्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स को पब्लिश किया है, जो कि वीमेन सेफ्टी पे बात करता है। लगभग 12,000 महिलाओं का पार्टिसिपेशन इस सर्वे में देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट को, इस एनुअल वीमेन सेफ्टी रिपोर्ट को तैयार करने का काम एक डेटा साइंस कंपनी है जिसका नाम है पी वैल्यू एनालिटिक्स ने तैयार किया है, और इसे रिलीज करने का काम विजय रहटकर ने किया है। और विजय रहटकर कौन है? चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के। अब इसकी हाइलाइट्स क्या हैं? इस रिपोर्ट में कहा है कि अर्बन इंडिया में 40% जो महिलाएं हैं वो अनसेफ हैं। 40% जो महिलाएं हैं अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, वो अनसेफ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें कहा है सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है वो यंग लड़कियां, जो 18 से 24 साल की लड़कियां हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा पब्लिक प्लेसेस में हरासमेंट होता है। आपने भी देखा होगा, आपकी बहनों से आपने सुना होगा कि पब्लिक प्लेस में, बसेस में, ट्रेन में, यहाँ वहां उनको टच कर दिया जाता है, तो ये भी एक हरासमेंट ही तो है। तो पब्लिक प्लेसेस में आपको हरासमेंट देखने को मिलेगा, और सबसे जो वल्नरेबल ग्रुप है वो यंग वीमेन आपको देखने को मिलेगी। जो लीस्ट सेफ सिटी है, जहां पे सबसे ज्यादा हरासमेंट है, जो लीस्ट सेफ सिटीज है वो कोलकाता, दिल्ली, रांची, श्रीनगर और फरीदाबाद आपको देखने को मिल जाएगा। 50% जो महिला है वो हरासमेंट फेस करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि आपका रोड में आप देख सकते हो, रेलवे में देख सकते हो, बस में देख सकते हो। तो 50% जो हरासमेंट होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में होता है। 19% हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हरास कर देते हैं, और 13% जो हरासमेंट है वो वर्क प्लेस पे होता है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। नाउ बात करते हैं सेफेस्ट इंडियन सिटी। तो सबसे सेफ जो इंडियन सिटी है महिलाओं के लिए वो कोहिमा नागालैंड है, फिर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, आइजोल मिजोरम और गैंगटोक सिक्किम आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है MP लॉन्च वैदिक क्लॉक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इजी एक्सेस टू हिंदू कैलेंडर। अब देखिएगा, समटाइम क्या होता है, हमको नहीं पता होता यार, शादी करनी है, घर में कोई पूजा करनी है, नया व्हीकल खरीदना है, तो बहुत सारे लोग मुहूर्त को देखकर अपनी एक्टिविटीज करते हैं, राइट। अब हमें पता नहीं यार सही मुहूर्त कौन सा है, पंचांग कब से लग रहे हैं, कौन सा फेस्टिवल कब है, कौन सी तिथि कब है ना। तो यहाँ पर एक वैदिक क्लॉक तैयार की गई है उज्जैन में, 2024 में उज्जैन में पहली वैदिक क्लॉक को इनॉग्रेट किया था। लेकिन ये वैदिक क्लॉक तो उज्जैन में है, बाकी भारत के लोग उस वैदिक क्लॉक के डेटा को कैसे एक्सेस करें, इसलिए वैदिक क्लॉक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है MP के CM मोहन यादव जी के द्वारा। तो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी ने विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है 1 सितंबर को। ये भारत की पहली वैदिक क्लॉक है जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन टाइम कीपिंग मेथड को रखा गया है। 2024 में से लॉन्च किया गया था। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो ये 24 घंटे पे काम नहीं करती, ये मुहूर्त पे काम करती है, ठीक है। तो 30 मुहूर्त होते हैं और हर एक मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है। तो 30 मुहूर्त पर ये क्लॉक आपको काम करती हुई दिखाई देगी। इसमें इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों का मदद लिया गया है, और टाइम कैलकुलेशन यहाँ पर किया गया है। ये जो वैदिक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है, इसमें जो पीरियड, जैसे कि अभी हम बात करते हैं AD और BC के बारे में, याद आता है, अभी हम जो टाइमलाइन देखते हैं AD और BC के बारे में बात करते हैं, मतलब जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके पहले की घटना है, और क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था तो उसके बाद की घटना है, जिसे हम कॉमन एरा भी कहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है, इसमें जो स्टार्टिंग है वो 3179 BC से है, मतलब जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, महाभारत एरा से यहाँ पर डिटेल को लिया गया है। इसमें पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, इन सब की व्रत, फेस्टिवल, सभी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं उनके बारे में अलर्ट और रिमाइंडर आप सेट कर सकते हो। 30 आवर का फॉर्मेट होगा, मुहूर्त होंगे, सनसाइन और सनसेट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी, और 189 ग्लोबल लैंग्वेजेस में इसे एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, और ये वैदिक क्लॉक, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक आपको उज्जैन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आदि वाणी के बारे में। अब देखिएगा, हमारे देश में बहुत ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, और ट्राइबल कम्युनिटी की अपनी भाषा है। कोई संथाली बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई बोडो बोलता है, कोई भीली बोलता है, गोंडी बोलता है, राइट। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को समझे, नहीं समझते। अगर कोई भी आर्टिकल आता है, कोई भी अपडेट आता है, अगर वो इन भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सके तो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को भी कनेक्ट करना आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है आदिवानी एप्लीकेशन, जो आदिवासी भाषाओं को, जो आदिवासी भाषाओं को ट्रांसलेट करेगा, मतलब इंग्लिश हिंदी से अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन संभव है। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आदिवानी, इंडिया की पहली एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेशन को लॉन्च किया है। इसे डेवलप करने का काम आईआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बिट्स प्लानी और ट्रिपल आईटी रायपुर ने तैयार किया है विद ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें आपको संथाली, भीली, मुंडारी, गोंडी अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन मिल जाएगा और ये जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन अलग अलग भाषाओं से हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन पॉसिबल है। ठीक है, अभी फिलहाल में 6 भाषाओं को जोड़ा गया है और बाद में कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया जाएगा। यहाँ पर इन 6 भाषाओं में जो भीली भाषा है वो मोस्टली कॉमन स्पोकन लैंग्वेज मिल जाएगी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली। 1 करोड़ से ज्यादा भीली स्पोकन हमारे देश में रहते हैं और भीली भाषा या भील जो लोग हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल जाएंगे। हमारे देश में 161 ट्राइबल लैंग्वेजेस बोली जाती है शेड्यूल ट्राइब के द्वारा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंगली, और बहुत सारी भाषाएं जो है वो एक्सटेंट होते जा रही हैं, इसलिए उनका प्रिजर्व करना और उनका ट्रांसलेशन करना जरूरी है। इस बात पे फोकस यहाँ पर किया गया है। नाउ बात करते हैं एक छोटे से आइलैंड के बारे में जो कि आपको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिल जाएगा, ओशिनिया रीजन में देखने को मिल जाएगा। इसका नाम है नौरू। ठीक है, कि नौरू आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है जिसकी कैपिटल आपको यारेन देखने को मिलेगी। अब हालांकि ये न्यूज में क्यों है, फिलहाल में न्यूज में क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो रिफ्यूजीज हैं और जो नॉन वीजा होल्डर्स है उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है, यहाँ पर रिलोकेट किया जा रहा है, जिससे ह्यूमन राइट ग्रुप्स वगैरह काफी एक्टिव हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने $267 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है, डिपोटेशन डील, किसके साथ, नौरू आइलैंड के साथ, जिसमें नॉन वीजा होल्डर्स और रिफ्यूजीज को क्या किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन में आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा। इसे प्लीजेंट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यारेन डिस्ट्रिक्ट इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। ये यूनाइटेड नेशन, कॉमनवेल्थ नेशन का भी मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कहा है कि ऑस्ट्रेलिया $408 मिलियन पे करेगा। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के टर्म्स में बात करें, और $7 मिलियन एनुअली यहां पर डोनेट करेगा जब डिपोटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्रीमेंट साइन किया गया है। चलिए अब कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है, हमारे देश के पहले एनजीओ को दिया गया है। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो फाउंडेशन टू एडुकेट गर्ल इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में 3 स्टेटमेंट है, बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम पब्लिश करता है। आइसलैंड, आयरलैंड और डेनमार्क टॉप पर है, इंडिया 115 पोजीशन पे है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, पहले 2 इनकरेक्ट आपको मिल जाएंगे। इनकरेक्ट क्यों है अभी आपने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई के नए चेयरमैन एमएम गुप्ता बने हैं, महेंद्र मोहन गुप्ता। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। Where will India send its first official national pickleball team for pickleball World Cup? तो पहली बार pickleball World Cup में इंडिया की पिकलबॉल टीम जा रही है और ये वर्ल्ड कप फ्लोरिडा यूएसए में आपको देखने को मिलेगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। What is the name of India first AI powered tribal language translator, जिसको रिसेंटली ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? आंसर क्या हो जाएगा, आदिवानी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अंत में बात कर लेते हैं हम लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था और फिर हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे बात करेंगे। हमने देखा था कि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है, ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। फिर सतीश कुमार जी जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनको 1 साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ाया गया है। फिर टीसीएस ने एक नया डिपार्टमेंट, एक एआई यूनिट बनाई है और इसके हेड अमित कपूर को बनाया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्कोप एमिनेंस अवार्ड मिले हैं, एचएएल को मिला है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। अजय बाबू, इन्होंने 79 केजी कैटेगरी में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। पीएम मोदी ने जापान में विजिट किया था और जापान के द्वारा इन्हें डरूमा डॉल गिफ्ट की गई है जो कि गुड लक का सिंबल है। नुआखाई फेस्टिवल की शुरुआत उड़ीसा राज्य में हुई है जो कि एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है जिसके अंदर 10,000 रुपए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा जो भी महिलाएं अपने बिजनेस को शुरू करना चाहती हैं। आरबीआई की रिपोर्ट आई है, इसमें कहा है भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिक्लाइन हुआ है। कितना हो चुका है, 690 बिलियन डॉलर आपको भारत का फॉरेक्स देखने को मिलेगा।
स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स रिलीज किया है जिसमें महाराष्ट्र राज्य टॉप पर है। रिलायंस कच्छ, गुजरात और जामनगर में सोलर प्रोजेक्ट को तैयार करेगा जिसकी साइज सिंगापुर से भी 3 गुना ज्यादा होगी। करूर व्यास बैंक और छेमा इंश्योरेंस ने बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है और 6 माह किसान साथी की शुरुआत की है। फिर यहाँ पे कॉटन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो 31 दिसंबर 2025 तक एग्जम्प्ट कर दी गई है 11%। सेबी ने एलआईसी को रिक्लासिफाई किया है एज अ पब्लिक होल्डर इन द आईडीबीआई बैंक। फिर अचूक प्रहार एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में, आईटीपीबी के द्वारा इसे कंडक्ट किया गया है। आईसीसी और गूगल के बीच में पार्टनरशिप हुई है वीमेन क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली, इन्होंने पहला ये गवर्नमेंट लीड हॉस्पिटल है जिन्होंने रोबोटिक कस्टम लेजर कैटरेक्ट सर्जरी को परफॉर्म किया है। ये सारी बातें हम लोग ने 1 सितंबर के करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी। डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अंत में बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। अभी 2 दिन के विजिट पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान गए थे। तो जापान आने वाले 10 सालों में मतलब 2035 तक हमारे देश में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा? 5 ट्रिलियन इन, 7 ट्रिलियन इन, 10 ट्रिलियन इन या फिर 8 ट्रिलियन इन? जो भी सही आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।